नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इसमें हम आज प्रारंभ करेंगे दुष्यंत कुमार से आगे। यह हम नाटक देख रहे थे और नाटक में हमने धर्मवीर भारती के नाटक परिचय देखा था और उसके बाद आप दुष्यंत कुमार देखेंगे। दुष्यंत कुमार का गीतिनाट्य एक कंठ विषपाई की विषय वस्तु युद्ध विरोधी है। यानी दुष्यंत कुमार का एक नाटक है एक कंठ विषपाई, जो युद्ध के विरुद्ध विरोध करता है, युद्धों को त्यागने की बात करता है। जर्जर परंपरा और रूढ़ियों के शव से चिपटे और उससे मुक्त होने का अंकन भी शिव सती कथा के माध्यम से किया गया है, किंतु युद्ध का रुकना विश्वसनीय नहीं बन सका है। आगे का उत्तर प्रियदर्शिनी भी जापानी आगे का उत्तर प्रियदर्शिनी भी जापानी नोह के आधार पर लिखा गया निष्प्रम गीति नाट्य है। यानी आगे का उत्तर प्रियदर्शिनी नाटक भी एक गीति नाटक है और वह जापानी नोह के आधार पर लिखा गया गीति नाटक है। सिद्धनाथ के दृष्टि की सांझ और अन्य नाटक में कई लघु लघु गीति नाट्य संग्रहित है। अब यहाँ से अगले नाटककार है, वह है मोहन राकेश। मेरे सबसे पसंदीदा नाटककारों में मोहन राकेश यहाँ मेरे पसंदीदा नाटककार है। मोहन राकेश का जन्म 1925 में होता है और उनकी मृत्यु 1972 में होती है। मुख्यतः प्रयोगशील नाटककार है, पर वैयक्तिक और सामाजिक समस्याओं पर भी उनकी दृष्टि बराबर केंद्रित रही है। यानी मोहन राकेश यहाँ प्रयोगशील और वैयक्तिक और सामाजिक समस्याओं पर लिखने वाले नाटककार है। वह प्रसाद की परंपरा का नया प्रवर्तन लेकर आए। यानी प्रसाद की जो परंपरा थी उसी को एक नया रूप, यानी उसी को परिवर्तित करके एक नया परिवर्तन लेकर नाटक क्षेत्र में आए थे। ऐतिहासिक दृष्टि से स्वतंत्रतावाद काल में जो स्थान प्रसाद का है, उत्तर स्वतंत्रतावाद काल में वही स्थान राकेश का है। यानी ऐतिहासिक स्वतंत्रतावाद काल में जो स्वतंत्रतावाद यानी छायावाद काल में जो स्थान प्रसाद का था, यानी जयशंकर प्रसाद का था, वह उत्तर स्वतंत्रतावाद काल में राकेश का है, ऐसा बच्चन सिंह का कहना है। प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों में इतिहास की सुरक्षा पर पूरा ध्यान है, पर राकेश ने इतिहास का नाम मात्र सहारा लिया। यानी मोहन राकेश ने इतिहास के आधार पर प्रासंगिकता रेखा चित्रित करने का काम किया है। यहाँ इतिहास मिथक बन गया है, अंततः इतिहास की कड़ियाँ मिलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी है। युगानुरूप राकेश की समस्याएं भी भिन्न हैं। नाटकीयता की दृष्टि से राकेश प्रसाद को काफ़ी पीछे छोड़ देते हैं। वैयक्तिकता के समावेश के कारण राकेश के नाटकों में मोहन तत्व आ गया है। आषाढ़ का एक दिन का प्रकाशन 1958 है। लहरों के राजहंस 1963 में प्रकाशित होता है और मिथकीय नाटक है तो आधे अधूरे 1969 में सामाजिक और समस्यामूलक नाटक है। आषाढ़ का एक दिन राजाश्रय और व्यक्ति स्वातंत्र्य के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाटकीय बिंब है। यानी आषाढ़ का एक दिन जो कालिदास के जीवन पर आधारित नाटक है, तो आषाढ़ का एक दिन यह 1958 में प्रकाशित होता है और वह राजाश्रय और व्यक्ति स्वातंत्र्य के बीच की भटकती हुई सृजनात्मकता का नाटकीय बिंब है। भक्ति काल के कवियों को छोड़कर कवि प्राय राजाश्रय में पलते रहे। यानी भक्ति काल के कवियों को छोड़ा तो रीतिकाल के या राम भक्ति शाखा के रीतिकाल के जो कवि थे वह राजाश्रित कवि थे और कुछ आदिकाल के भी कवि राजाश्रित कवि थे, किंतु व्यक्ति स्वातंत्र्य और राजाश्रय के द्वंद्वों की चेतना आधुनिक है। इस चेतना के बावजूद आज का साहित्यकार एक ओर व्यवस्था विरोधी तेवर लेकर चलता है तो दूसरी ओर व्यवस्था का तोप भी पहचानता है। कालिदास कहता है, मैं अनुभव करता हूँ कि यह ग्राम प्रांत मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। उन सूत्रों में तुम हो। यह आकाश और सेव है, यही की हरियाली, ये बच्चे हैं, पशुपालक है। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊँगा। उसकी द्वारा टूटा है कि मैं राजकीय मुद्राओं में क्लीव होने के लिए नहीं हूँ।
मय राजकीय मुद्राएं उसे खरीद लेती है। राजपुरुष के रूप में यह गांव लौटता है मन मस्तिष्क में। यानी यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वह पीडीएफ बनाते समय कुछ कैमरा हिल गया शायद, इसकी वजह से। तो आगे बढ़ते हैं। कालिदास गांव लौटता है, विलोम की परिणीता होकर मल्लिका यह बच्चे की माँ बन जाती है। यानी वह जो विलोम कालिदास गांव लौट आता है, फिर वो विलोम जो है वह मल्लिका जो है विलोम से शादी करती है और वो एक बच्चे की माँ भी बनती है। पर कालिदास के प्रति वह उसी प्रकार यानी कालिदास के प्रति वह उसी प्रकार प्रेम पहले से करती है, उसी प्रकार है। और वह अंबिका जो है मल्लिका की माँ है। प्रिय को मंजरी जो है वह राजकन्या है और फिर कालिदास से विवाह करती है। यह नाटक में हम देखे हैं। सारा नाटक विरोधी चरित्रों में बुना गया है। मल्लिका और अंबिका एक दूसरे के विरोधी है। पहली भावनापरक, दूसरी यथार्थपरक। कालिदास और विलोम भी एक दूसरे के विरोधी, यानी कालिदास और विलोम जो है कालिदास की बातों का खंडन विलोम करता है। वे अलग अलग रूप है। कालिदास का व्यक्तित्व विभाजित है। कालिदास और विलोम में राकेश ने स्वयं कहा है, पराजित टूटा हुआ व्यक्ति कालिदास नहीं, अपने में संयोजित विलोम है। यानी मोहन राकेश कहते हैं कि आषाढ़ का एक दिन नाटक के बारे में, पराजित टूटा हुआ व्यक्ति कालिदास नहीं है और अपने संयोजित विलोम भी नहीं है। मल्लिका और अंबिका भी एक ही व्यक्तित्व के विभाजित अंग है। यानी मल्लिका की माँ अंबिका है और अंबिका की बेटी मल्लिका है। ये भी एक दूसरे के प्रति विरोध में है। टूटंड यथार्थ में भी और रोमांस में भी संभवतः राकेश इन दोनों में ही संयोजन के आकांक्ष में, किंतु गहन अर्थवत्ता के अभाव में यह संभव नहीं था। यह बिंबधर्मी प्रतीकात्मक नाटक है। यानी आषाढ़ का एक दिन यह बिंबधर्मी प्रतीकात्मक नाटक है। इसमें मुख्य बिंब मेघ का है। आरंभ में बरसात की झड़ी में तन मन से भीगती मल्लिका कालिदास से जुड़ जाती है। फिर मेघ उज्जैनी चले जाते हैं। मल्लिका अपने गीले कपड़े सुखाती है। अंत में अपने गर्जन तर्जन लेकर मेघ पुनः लौटते हैं, पर वे कुछ भीगे नहीं पाते। वे स्मृतियों के प्रतीक बन जाते हैं और सारा नाटक एक त्रासदी में बदल जाता है। अभी उनका दूसरा महत्वपूर्ण नाटक है मोहन राकेश का लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस आधुनिक मनुष्य के गहन अंतर्द्वंद्वों का नाटक है। यानी मोहन राकेश का यह प्रश्न पूछा जाता है कि मोहन राकेश का कौन सा नाटक आधुनिक मनुष्य के गहन अंतर्द्वंद्वों का नाटक है, तो लहरों के राजहंस है। आषाढ़ का एक दिन में रोमांस यथार्थ का अंतर्द्वंद्व था, तो लहरों के राजहंस में राग विराग का, यानी आषाढ़ का एक दिन में रोमांस यथार्थ का अंतर्द्वंद्व था, तो लहरों के राजहंस में राग विराग का अंतर्द्वंद्व है। राग विराग का अंतर्द्वंद्व मानवीय जीवन की एक शाश्वत परंपरा है। पहले राग विराग में बदल जाता था, किंतु अब कोई किसी में बदलता नहीं, उसका द्वंद्व चलता रहता है। नंद का द्वंद्व यही है। विरोधात्मकता की जो तकनीक आषाढ़ का एक दिन में अपनाई गई थी, वह यहाँ भी है। बुद्ध और यशोधरा, बरक्स नंद और सुंदरी, इसका प्रेरणा स्रोत अश्वघोष का सौंदर्य नंद है। नंद की आसक्ति, सुंदरी का रूप दर्प, नंद की दिशा, केश कर्तन आदि वही से लिए गए हैं। लहरों के राजहंस शीर्षक भी सौंदर्य नंद के एक श्लोक से उठाया गया है। सौंदर्य नंद युद्ध से दीक्षित हो जाता है। एक कोटि से दूसरी निर्दिष्ट कोटि में चले जाना पुरानी पद्धति थी, किंतु राकेश का नंद तो एक भटकाव में यो न तस्त्यो में जीता है। इस भटकाव से मुक्ति पाने के लिए वह एक किरण की तलाश में है। नंद के आकर्षण के दो बिंदु है, सुंदरी यानी काम और बुद्ध यानी आध्यात्मिक। यानी आषाढ़ का लहरों के राजहंस में सुंदरी जो है वह काम का प्रतीक बताया और बुद्ध जो है वह आध्यात्म का प्रतीक है। नंद इन दोनों के बीच भटकता रहता है। सुंदरी के प्रति उनका आकर्षण आध्यात्मिक है, यानी सुंदरी के प्रति जो नंद का आकर्षण है वह एक आध्यात्मिक है।
सुंदरी सोचती है, काश वह किंचित दुर्विनीत होता। जिस दिन यशोधरा भिक्षुनी बनने जा रही थी, उसके एक दिन पूर्व सुंदरी काम उत्सव का आयोजन करती है। यह भी सौंदर्य दर्प का ही लक्षण है। मैत्रेय को छोड़कर इसमें कोई नहीं आता। सुंदरी आहत होती है। नंद सुंदरी का श्रृंगार कर रहा था कि उसी समय गौतम बुद्ध भिक्षा मांगने आए, किंतु वापस लौट गए। अपराध बोध से ग्रस्त नंद क्षमा मांगने गौतम के पास जाता है, पर लौटता है मुंडित मस्तक होकर। यानी वह क्षमा मांगने के लिए जब गौतम बुद्ध भिक्षा मांगने आते हैं, तब नंद जो है वह तब वह सुंदरी का श्रृंगार कर रहे थे, और वह देखकर गौतम बुद्ध लौट जाते हैं और फिर क्षमा मांगने के लिए नंद जो है गौतम बुद्ध के पास जाते हैं। तो फिर वह लौट आते हैं, तब मुंडन यानी वह भी एक साधु के वेश में लौट कर आते हैं। सुंदरी का रूप दर्प खंडित हो जाता है, लेकिन नंद न भिक्षु बन पाता है, न गृहस्थ। यानी वो भिक्षुक भी ठीक तरह से बन नहीं पाता और ठीक तरह से परिपूर्ण गृहस्थ भी नहीं बन पाता। दोनों के बीच त्रिशंकु की तरह लटकता रहता है, जिसके पास बहुत से प्रश्न हैं, जिसका उत्तर नहीं मिलता। आनंद ने ठीक ठीक ही कहा था, जो व्यक्ति तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता है, वह मैं नहीं हूँ। उत्तर तुम्हें केवल एक ही व्यक्ति से मिल सकता है, और उस व्यक्ति का नाम है नंद। नंद के भटकाव, प्रश्नाकुलता, सुंदरी के दर्द आदि को अनेक प्रतीकों में व्यक्त किया गया है। शामांग दर्पण, दीपाधार, मृत हरिण शावक, मदनोत्सव, व्याघ्र युद्ध आदि प्रतीकों द्वारा मानसिक अंतर्द्वंद्व और टूटन को कुशलतापूर्वक व्यक्त किया गया है। मानसिक धरातल पर अधिक संचरण करने से इसमें मौलिक धरातल छूट जाता है। अभी उनका जो दूसरा नाटक है, वह नाटक का आगे का है आधे अधूरे। एक विवादास्पद नाटक है। विवाद का मुख्य मुद्दा नाट्य प्रयोग है। यानी यह आधे अधूरे यह विवादास्पद नाटक है, और नाटक का जो विवाद है वह नाट्य प्रयोग है। कुछ लोग इस प्रयोग को सार्थक और कुछ लोग चमत्कारिक मानते हैं। जहाँ तक कथा का संबंध है, कुछ लोगों की दृष्टि में वह समकालीन जीवन को यथार्थ स्तर पर उजागर करता है, और कुछ लोगों की दृष्टि में उनमें जीवन की गहरी समस्याएं नहीं ली गई है। ये दोनों मत आधे भी है, अधूरे भी। यानी ये कहा जाए तो एक आधे अधूरे नाटक यदि हम पढ़ते हैं, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति जीवन में परिपूर्ण नहीं होता, वह आधा अधूरा ही रहता है, और उसको एक जीवन में संसार में एडजस्टमेंट करना पड़ता है एक दूसरे को रिश्तों को लेकर। सत्य का अंश दोनों में है, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि अपने नवीन नाट्य प्रयोगों के कारण ही यह लोगों का ध्यान आकृष्ट कर सका है। उत्तर स्वतंत्रतावादी साहित्य में न जीवन की पूर्णता मिलेगी और न विधान की। इसके पहले के साहित्य में जीवन की भी पूर्णता होती थी और रचना विधान की भी। यानी उत्तर स्वतंत्रतावादी साहित्य में जीवन की पूर्णता नहीं है और न विधान की, लेकिन उत्तर स्वतंत्रतावादी यानी छायावाद से पहले जो थे, वह साहित्य में जीवन की पूर्णता थी और रचना विधान में भी। पर अब कविता, कहानी, उपन्यास और नाटक का अंत खुलेपन में होता है, क्योंकि किसी वस्तु या समस्या का अंतिम समाधान नहीं होता। नर में नारायण की कल्पना करने का समय बीत चुका है। आदमी आधा अधूरा रहने के लिए अभिशप्त है। यदि व्यक्ति इस अधूरेपन को पूर्णता में बदलना चाहता है, तो उसकी जिंदगी और भी गहरे अर्थ में अभिशापित हो जाती है, पर वह अपनी निजता की तलाश कर सकता है। किंतु इस नाटक के पात्रों की निजता एक विशिष्ट महानगरीय परिवेश में खो गई है। निजता के लोप का एक कारण आर्थिक भी है। इस मध्यवर्गीय परिवार का केंद्रीय पात्र सावित्री है। यानी केंद्रीय पात्र जो मुख्य पात्र है सावित्री है, और सावित्री का पति महेंद्रनाथ है। उनकी दो बेटियां हैं, किन्नी और बिन्नी। किन्नी बड़ी बेटी है और बिन्नी छोटी बेटी है। उनका एक लड़का 21 साल का जो अशोक है, जो किसी पूर्ण पुरुष को पाकर अपने अधूरेपन को भरना चाहती है। यानी सावित्री जो केंद्रीय पात्र है इस नाटक का, वह एक किसी पूर्ण पुरुष को पाकर अपने जीवन सार्थक करना चाहती है। अपने जीवन का अधूरापन जो है वह पूरा करना चाहती है, लेकिन उसको इसको कोई पूर्ण
परिपूर्ण पुरुष नहीं मिलता। पति उसकी कमाई खाता है, उसके विषय में सावित्री कहती है। यानी महेंद्रनाथ जो है सावित्री जो महेंद्रनाथ जो पुरुष एक की भूमिका में नाटक में आता है, तो ये हमने किसी दूसरे वीडियो में हमने एक सविस्तर प्रकार से पूरा नाटक ही देखा है। उसके विषय में सावित्री कहती है, यानी महेंद्रनाथ जो है वो सावित्री की कमाई खाता है, पत्नी की कमाई खाता है, तो उसकी कमाई पर जीता है। तो वह सावित्री कहती है, आदमी होने के लिए क्या यह ज़रूरी नहीं कि उनमें अपना एक मादा, अपनी एक शख्सियत हो। वह खुद एक आदमी का आधा चौथाई भी नहीं है। पुरुष एक दो तीन चार सभी एक ही नौका के सवार है। मुखौटे अलग अलग पर चेहरा एक। सावित्री अपनी पूर्णता के लिए सभी से संपर्क स्थापित कर चुकी है, किंतु सभी आधे अधूरे हैं। पुरुष चार सावित्री के भ्रम को तोड़ते हुए कहता है, यानी पुरुष चार जो जुनेजा है वह सावित्री के भ्रम को तोड़ते हुए कहता है कि महेंद्र की जगह इसमें से कोई भी होता, तुम्हारी जिंदगी में तो साल 2 साल बाद तुम यही महसूस करती, क्योंकि तुम्हारे लिए जीने का मतलब रहा है कितना कुछ एक साथ होकर, कितना कुछ एक साथ पाकर और कितना कुछ एक साथ ओढ़कर जीना। वह उतना कुछ कभी तुम्हें एक जगह न मिल पाता। यानी वह जुनेजा सावित्री को समझाते हुए कहता है कि तुम कितना भी ढूंढो, तुम्हें कोई परिपूर्ण पुरुष नहीं मिलेगा। प्रश्न होता है कि क्या पुरुष चार पुरुष दूसरे पुरुषों से भिन्न नहीं है? यही है तो एक चेहरे वाले 5 पुरुषों के रंग युक्त बहुत सार्थक नहीं प्रतीत होते। उस समय प्रामाणिक जिंदगी जीने और चुनाव की स्वतंत्रता के अस्तित्ववादी प्रश्न उठ खड़े हुए थे। इसकी प्रतिध्वनियाँ तीनों नाटकों में सुनाई दे पड़ती है। इस नाटक में पुरुष चार कहता है, फिर भी तुम्हें लगता रहा कि तुम चुनाव कर सकती हो, लेकिन क्या सचमुच कोई चुनाव नजर आया तुम्हें? चुनाव का नजर न आना परिस्थितियों में बंधा होना है। आरंभ में ही पुरुष कहता है, परिस्थितियां बदल जाती तो भी मैं यही रहता। इसके आगे तो नो नो एग्जिस्ट का पट्टा लग चुका है। पत्नी बाहर जाने का प्रयास करने पर भी बाहर नहीं जा पाती, घर में लौटने को विवश है। बड़ी लड़की ससुराल से इसी घर में लौटती है। यानी बड़ी लड़की जो किन्नी है वह भी इसी घर में लौटती है। लड़के लड़की सबको घर काटने दौड़ता है, लेकिन वे भी इसी में जीने का अभिशप्त है। नो एग्जिस्ट। इस तरह नाटक अपने निष्कर्ष में उलझुल नाटक एक्सपर्ट ड्रामा के आसपास पहुंच जाता है। बोलचाल की भाषा का नाट्य रूपांतरण अवश्य प्रशंसनीय है। राकेश के पहले 2 नाटकों की भाषा पर रोमांसनीयत का गहरा पुट है। 2 नाटक आधे अधूरे नहीं, आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस आधे अधूरे की भाषा मुक्त है। नरेश मेहता ने 2 नाटक लिखे हैं। यानी नरेश मेहता ने 2 नाटक लिखे हैं। वह 2 नाटक कौन से हैं? सुबह के घंटे 1956 में प्रकाशित होता है और खंडित यात्राएं 1962 में प्रकाशित होता है। पहले में व्यक्ति स्वातंत्र्य का समर्थन है, यानी सुबह के घंटे में व्यक्ति स्वातंत्र्य की बात की है नरेश मेहता ने, और दूसरे में मूल्य विघटन का चित्रण, दूसरा नाटक जो खंडित यात्रा है उसमें मूल्य विघटन का चित्रण किया है। विष्णु प्रभाकर के भी नाटक है। विष्णु प्रभाकर के डॉक्टर नाटक 1958 में प्रकाशित होता है, जो आषाढ़ का एक दिन भी 1958 में प्रकाशित होता है। युगे युगे क्रांति में विगत का आदर्शवादी शोर मुखरित हुआ है। अभी यहाँ से आधुनिकतावादी तथा जनवादी नाटक प्रारंभ होते हैं। स्वतंत्रतावाद काल के समापन के साथ ही आधुनिकतावादी नाटकों का लेखन प्रारंभ हो जाता है। यानी बच्चन सिंह जो स्वतंत्रतावाद छायावाद को ही स्वतंत्रतावाद कहते हैं। भुवनेश्वर का ऊसर 1938 इसका प्रारंभिक बिंदु है। यानी जनवादी नाटक प्रारंभ होता है। भुवनेश्वर का जो ऊसर नाटक है उससे जनवादी नाटक प्रारंभ होता है। ऊब घुटन उलझलुलता बावजूद उनमें मुक्त होने की राह है। ग्रह स्वामी कहता है, मैं कहता हूँ कि आने वाली जनरेशन, चाहे वह बिल्लियों की हो या सर्पों की, हमसे अच्छी होगी।
तांबे के कीड़े यानी भुवनेश्वर का दूसरा एक नाटक है तांबे के कीड़े, जो 1946 में प्रकाशित होता है और विसंगति बोध का यह अच्छा नमूना है। विसंगति बोध का नाटक है तांबे के कीड़े भुवनेश्वर का है। यह विसंगति बोध का हिंदी में पहला नाटक माना जाता है। विपिन कुमार अग्रवाल का तीन अपाहिज, शंभुनाथ सिंह का दीवार की वापसी, लक्ष्मीकांत वर्मा का अपना अपना जूता, राजकमल चौधरी का भग्न स्तूप का एक अक्षर स्तंभ, मनु भंडारी का बिना दीवारों का घर इसी परंपरा के नाटक है। अभी साठोत्तरी नाटकों में दो नाटककार उभर कर सामने आए, लक्ष्मी नारायण लाल और सुरेंद्र वर्मा ने। साठोत्तरी नाटककारों में महत्वपूर्ण नाटककार दो ही है, एक है लक्ष्मी नारायण वर्मा और दूसरे है सुरेंद्र वर्मा। दोनों मूलतः प्रयोगवादी हैं। लाल के नाटकों की संख्या 1 दर्जन से ऊपर है, यानी लक्ष्मी नारायण लाल ने 1 दर्जन यानी 12 नाटकों से ऊपर नाटक लिखे हैं। इसमें मादा कैसट, दर्पण और अब्दुल्ला दीवाना विशेष रूप से उल्लेख है। लाल प्रयोग के प्रति जिससे उत्साही है, भाषा के प्रति उतने ही लापरवाही और शब्द प्रयोग के प्रति उतने ही अवधान है। सुरेंद्र वर्मा ने 3 नाटक लिखे हैं। वह उसका पहला नाटक है द्रौपदी, जो 1970 में प्रकाशित होता है, और सुरेंद्र वर्मा का दूसरा एक महत्वपूर्ण नाटक है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, जो 1975 में प्रकाशित होता है। और 8वां सर्ग, यह भी नाटक महत्वपूर्ण है सुरेंद्र वर्मा का, और सुरेंद्र वर्मा के ख्याति का नाटक एवं प्रसिद्धि का नाटक 8वां सर्ग है। इसमें भी कालिदास का ही चित्रण है, जो कुमार संभव के संभव ग्रंथ पर आधारित है। सुरेंद्र वर्मा का 8वां सर्ग यह 1976 में प्रकाशित होता है। अपने प्रयोगों तथा काम भावनाओं के सूक्ष्मतर स्पंदनों के नाट्यांकन के कारण इन नाटकों की प्रशंसा हुई है। द्रौपदी में राकेश के आधे अधूरे की 5 मुखौटों वाली रंग युक्ति का अधिक सफाई में से प्रयोग किया गया है। पति के विभाजित व्यक्तित्व की त्रासदी पूरे परिवार की त्रासदी बन जाती है। इसमें द्रौपदी केवल एक पति, उसके एक पक्ष को तलाशती है, न कि राकेश की सावित्री की तरह अनेक पक्षों को। अलका, वर्षा और अनिल राकेश के एक रूप संवाद, रोमांस की एक सरसता, अवृत्त्यात्मकता पर गहरा व्यंग किया गया है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक में नपुंसक पति और पत्नी को अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यानी सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक इस नाटक में जो नपुंसक पति होता है और उस नपुंसक पति और पत्नी इन दोनों का मार्मिक चित्रण किया है। पति ओकाक की व्यथा यह है कि यौन सुख उसके लिए अनजान रह जाता है, यानी ओकाक यह नपुंसक है तो वह यौन सुख नहीं पाता है। शीलवती शील और मातृत्व के मितक को तोड़कर यौन सुख के यथार्थ की प्रतिष्ठा करती है। 8वां सर्ग का प्रेरणा स्रोत कालिदास प्रणीत कुमार संभव का 8वां सर्ग है। यानी मैंने पहले ही कहा कि 8वां सर्ग यह कुमार संभव ग्रंथ का जो 8वां सर्ग है उस पर आधारित है, और इसमें भी कालिदास की प्रणीत क्रीड़ा है, प्रणय क्रीड़ा का चित्रण है। इसमें काम संबंधों का बड़ा ही सूक्ष्म और बेवरेवार चित्रण हुआ है। 1 मिनट प्रश्न उठाए गए हैं, किंतु ये प्रश्न नाटक की अनिवार्यताएं नहीं है, अलग से खड़े किए प्रश्न हैं। सवाल उठता है कि इस तरह के नाटक किन सामाजिक परिस्थितियों के उत्पादन है। साठोत्तरी रचनात्मक साहित्य की अनेक प्रवृत्तियों में सेक्स और निर्वस्त्र चित्रण भी एक प्रवृत्ति थी। कविता बीट आंदोलन में इसी का प्राधान्य था। सुरेंद्र वर्मा सेक्स को थोड़ा बहुत सामाजिक मनोवैज्ञानिक संदर्भ देकर नंगे सेक्स को संयमित बनाते हैं, किंतु कलात्मक आवरण नाटककार की मनोवृत्ति को ढक नहीं पाता। कोई चाहे तो उनके नाटकों को रूपवाद कह सकता है, यानी बच्चन सिंह क्या कहते हैं, कोई चाहे तो उनके नाटकों को रूपवाद कह सकता है। किसके नाटकों को रूपवाद कह सकता है? तो वह है सुरेंद्र वर्मा के नाटकों को कोई चाहे तो रूपवाद नाटक कह सकता है। यह बच्चन सिंह सुरेंद्र वर्मा के बारे में कहते हैं। रूपवाद रीतिवाद का अनुगामी है। यौन कृत्यों का
दुस्साहसिक चित्रण रमेश बख्शी ने देवयानी 1972 और मृदुला गर्ग के एक और अजनबी 1972 में देखा जाता है। यानी यौन युक्तियों का जो दुस्साहस है वह रमेश बख्शी के नाटक देवयानी 1972 में प्रकाशित होता है, उसमें देखा जाता है। और उसके साथ ही जो मृदुला गर्ग का नाटक है एक और अजनबी, इसमें भी यौन युक्तियाँ देखने को मिलती है, जो वह भी 1972 में प्रकाशित होता है, देखा जा सकता है। इसके विरुद्ध कुछ देश प्रेम और कुछ प्रगतिशील जनवादी नाटक लिखे गए। शिव प्रसाद सिंह का घाटियाँ गूंजती है, यह भी महत्वपूर्ण नाटक है और वह परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि घाटियाँ गूंजती है यह नाटक किसका है। तो यह पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में मेरे ख्याल से सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद कहीं तो पूछा गया था। तो शिव प्रसाद सिंह का घाटियाँ गूंजती है नाटक, यह सुमिलित कीजिए में बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। शिव प्रसाद सिंह का नाटक याद रखिए, घाटियाँ गूंजती है। ज्ञानदेव अग्निहोत्री का नेफा की एक शाम, ज्ञानदेव अग्निहोत्री का भी एक नाटक है नेफा की एक शाम, यह भी महत्वपूर्ण है। चीन भारत युद्ध से संबंधित नाटक है जिन्हें जिन्हें पहली श्रेणी में रखा जा सकता है। काशीनाथ सिंह का ओ आस, मुद्रा राक्षस, मरजीवा और योर्स फेथफुली, यानी मुद्रा राक्षस के दो नाटक है, मरजीवा और योर्स फेथफुली। शंकर शेष के एक और द्रोणाचार्य यह भी नाटक शंकर शेष का महत्वपूर्ण है। और पोस्टर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी, असगर वसात का वीरगति, हमीदुल्ला का उलझी आकृतियाँ व्यवस्था विरोधी नाटक है। अभी हाल में दूधनाथ सिंह का राजनीतिक थिएटर की संभावनाओं से युक्त यमगाथा नाटक प्रकाशित हुआ, यानी वह अपनी नई रंग युक्तियों और प्रगतिशील विजन में यह प्रसाद माथुर राकेश की परंपरा से आगे है। अभी यहाँ पर उपन्यास प्रारंभ होता है। इसके आगे उपन्यास में प्रयोग और प्रगति किस प्रकार है देखते हैं। सन 1941 में आगे का उपन्यास शेखर एक जीवनी प्रकाशित होता है और उसी वर्ष यशपाल का दादा कामरेड, क्या यह आकस्मिक है। यानी सन 1941 में जो आगे का उपन्यास प्रकाशित होता है शेखर एक जीवनी, यह भी काफ़ी मनोविश्लेषणवादी एक काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास है और हमारे नेट के सिलेबस में है, काफ़ी एक अच्छा उपन्यास है यह। जो शेखर एक जीवनी प्रकाशित होता है 1941 में, और 1941 में भी जो यशपाल का जो दादा कामरेड उपन्यास है वह भी प्रकाशित होता है। यह उस परिवेश की देन है जो अन्य साहित्यिक विधाओं के लिए भी उत्तरदायी है। अभिप्राय यह है कि एक ही समय में प्रयोगशील और प्रगतिशील धाराएं कभी अलग अलग कभी मिलीजुली दिखाई देती है। यानी एक ही समय में प्रयोगशील भी साहित्य लिखा जा रहा है, प्रगतिशील भी लिखा जा रहा है, और दोनों वो धाराएं प्रयोगशील और प्रगतिशील वह दोनों कभी अलग है तो कभी मिलीजुली दिखाई देती है। विचारधाराओं का प्रवाह कितने स्पष्ट रूप से उपन्यासों में दिखाई पड़ता है, वह कविता में बहुत कुछ धुंधला रहता है। ताल सप्तक 1943 में इसका मिला जुला रूप ही परिलक्षित होता है। ताल सप्तक का संपादन आगे ने किया था और आगे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन है, जो पहला ताल सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ था, और उसमें भी कहीं पर प्रयोगशील है प्रगतिशील यह दोनों धाराएं मिली जुली दिखाई देती हैं। पर उपन्यासों में गंगा यमुना की तरह दोनों धाराएं अलग अलग दिखाई देने लगी। यानी उपन्यासों में जो प्रयोगशील एवं प्रगतिशील है वह ये दो धारा उपन्यासों में अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। आगे कविता में ही प्रयोगशील नहीं थे, उपन्यासों में भी नहीं थे। यानी आगे जो है वह कविता में भी प्रयोगशील नहीं है और उपन्यासों में भी नहीं थे। उनकी प्रयोगधर्मी प्रवृत्ति सबसे पहले उपन्यास में ही प्रकट हुई है। जिस व्यक्ति स्वातंत्र्य की चर्चा आगे ने बार बार की है उसका पूर्ण रूप जैनेन्द्र ने त्याग पत्र में मिलता है। यानी आगे ने जो व्यक्ति स्वातंत्र्य की बात चर्चा की है वह चर्चा जैनेन्द्र के उपन्यास त्याग पत्र में मिलता है। मृणाल के विद्रोह में, यानी मृणाल का जो उपन्यास है विद्रोह उसमें भी वह मिलती है, किंतु मृणाल अपने को तोड़कर भी समाज को बचाना चाहते हैं, लेकिन शेखर का प्रखर विद्रोह हर प्रकार के सामाजिक प्रतिबद्ध और मर्यादा को जमींदोज करता अपनी अस्मिता का निर्माण करता है और अंत में वैसे ही
ही हो टूट जाता है, जैसे प्रत्येक व्यक्तिगत विद्रोही टूट जाता है। रोमांटिक यही विद्रोह की यही नियति होती है। यानी रोमांटिक विद्रोह की नियति क्या है? वह बढ़ाना और फिर अपने आप में टूट जाना। शेखर का विद्रोह रोमांटिक विद्रोह तक ही सीमित नहीं रहता, वह निहिलिस्ट विद्रोही बन जाता है। निहिलिस्ट विद्रोही का सबसे पहला अस्त्र है नकार, अमोद नकार। वह नकार से शुरू करके फिर उसी में लौट आता है। यानी निहिलिस्ट विद्रोही का सबसे क्या है, एक प्रतीक क्या है? तो वह अमोद को नकारता है और फिर उसी में वह नष्ट हो जाता है, उसी में वह लौट आता है, उसी नकार में। इस नकार में ही उसकी पहचान बनती है, यही उसका होना होता है। यानी कहा जाए तो शेखर की प्रेमिका जो शारदा है, वह शारदा उसका प्रेम को इनकार करती है और फिर अंत में फिर वह कुछ दिनों के पश्चात फिर उसको प्रेम का वो इजहार करता है और तब वह शारदा की शादी हो जाती है और शारदा उसके कान के नीचे एक तमाचा बजाती है और फिर भी वो उसी याद में रहता है। इसको एक निहिलिस्ट विद्रोही कहते हैं। इस नकार में ही उसकी पहचान बनती है, यही उसका होना होता है। परंपराओं के नकार से ही उसका होना बनता है, यही है उसके स्वातंत्र्य की खोज। और खोज है शेखर। अपनी नकारात्मक मुद्रा में आगे तुर्गनेव के बावजूद बाजारों का प्रभाव नहीं स्वीकार करते, लेकिन शेखर का मॉडल वही है। वे बाजारों को नियतिवाद कहते हैं। यानी आगे बाजारों को नियतिवाद कहते हैं और शेखर को स्वतंत्र तथा संपूर्ण मानव बनाने की दिशा में अग्रसर होने वाला बाजारों कला, संस्कृति, धर्म आदि के परंपरागत मूल्यों को नकारता है। नकार उसका भी अमोद अस्त्र है, किंतु उसका नकार एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की देन है, न कि शेखर के नकार की तरह एक स्थायी फलसफा। एक जगह बाजारों कहता है, फिलहाल नकार सर्वाधिक उपयोगी है, हम अस्वीकार के समर्थक हैं। शेखर में फिलहाल नहीं है। बाजारोव एक विशेष ऐतिहासिक परिस्थिति में निहिलिज्म का हथियार उठाता है, किंतु शेखर तो इतिहास को ही अस्वीकार करता है। वह यथादृश्यता मात्र का विरोधी है। सारे निश्चयात्मक मूल्यों को तोड़ना उसकी घुटी में है, उन्हें तोड़ फोड़ कर बिखरा देना उसका स्वभाव है। बिखराव को समेटना, नए मूल्यों की स्थापना करना उसे सीखा ही नहीं। शेखर जो है बिखरता है, सारी चीज़ों को बिखरता है, फिर मिटाता है और फिर उसमें उलझ जाता है। ये एक मनोविश्लेषण यदि हम पढ़ेंगे, यह नेट के पाठ्यक्रम में है और हमने पढ़ा है और वह इसका वीडियो भी है मेरे ख्याल से, शायद मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें हम एक अच्छी तरह से देखेंगे बाद में। वह अजरकतावादी आतंक में स्वयं जीता है और जो कोई उसके संपर्क में आता है उसे भी उसी में जीना पड़ता है। यानी जो शेखर के साथ जो रहता है वह भी शेखर की प्रवृत्ति में बदल जाता है। वह चरम कोटि का स्वतंत्र है और आदमी को आधा अधूरा भी नहीं है। उसके विद्रोह के 3 अस्त्र है। यानी शेखर के विद्रोह के 3 अस्त्र है, प्रेम, घृणा और यातना। प्रेम वह अपने को करता है, अपने व्यक्तित्व को, यानी प्रेम वह अपने को करता है, अपने व्यक्तित्व को, खुद को प्रेम करता है शेखर। घृणा दूसरों को और यातना में स्वयं रहता है। यानी घृणा जो है दूसरों से करता है और यातना में वह स्वयं जीता है और जिससे संपृक्त होता है उसे भी रखता है। अपने लिए शेखर का कहना है, यानी खुद के लिए शेखर कहता है, मैं अपने बीते युगों असंख्य युगों का निचोड़ हूँ, नर जाति के उच्चतम आदर्श का केंद्रभूत पुंज भी मैं ही हूँ और मैं नया हूँ, अपूर्ण हूँ। अज्ञे की कविता में इसे बार बार दोहराया गया है। यह निश्चय का अतिमानव सुपरमैन बोल रहा है। शेखर प्रत्येक व्यक्ति और बंधी हुई प्रणाली के विरुद्ध विद्रोह करता है। माँ के विरुद्ध, पिता के विरुद्ध, विवाह प्रथा के विरुद्ध, शिक्षा पद्धति के विरुद्ध, पुराने मानवीय रिश्तों के विरुद्ध आदि। यानी शेखर हर एक चीज़ के बारे में विद्रोह करता है, विरोध करता है। वह किन किन के बारे में विरोध करता है? तो माता पिता के विरुद्ध में, माँ के विरुद्ध, पिता के विरुद्ध में वह विरोध करता है। विवाह प्रथा के विरुद्ध में भी शेखर है। शिक्षा पद्धति के विरोध भी शेखर करता है। पुराने मानवीय रिश्तों के विरुद्ध में शेखर खड़ा हो जाता है। प्रेम का मंगता तो
वह है किंतु दाता नहीं है, इसलिए जिम्मेदार नहीं है। उसके अस्तित्व और अस्मिता के लिए यौन आकांक्षा अनिवार्य है। प्रेम चाहे किसी किशोरी का हो, दूर के रिश्ते की बहन शशि का हो, अथवा अनिंद्रजीत के लिए किशोर का, उसकी अपनी निर्मित के लिए प्रेमास्पंद को टूटना ही होगा। अपने प्रिय को वह नींबू की तरह निचोड़ लेना चाहता है। यानी शेखर अपने प्रेमी को एक नींबू की तरह निचोड़ता है। सिर्फ अपने लिए शशि उसके लिए टूटती है, मरती है, किंतु उसकी स्मृतियों की लाश ढोता हुआ वह सृजनात्मक बनता है। जिस प्रकार यह अपने कथ्य में प्रयोगात्मक है, उसी प्रकार शिल्प शैली और रूप विधान में भी कथ्य और रूप का ऐसा विरल संयोग कम मिलता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग काल का है। उपन्यास काल क्रमिक नहीं है। सारा सारा काल सिमट कर एक बिंदु या क्षण में समाहित हो जाता है। और एक बात मुझे अब यहाँ याद आ रही है कि जून परीक्षा में शेखर एक जूनी का प्रकाशन पूछा गया था, तो 1941 है, याद रखिए। प्रयोगात्मक है। उसी प्रकार शिल्प शैली और रूप विधान में भी कथ्य और रूप का ऐसा विरल संयोग कम मिलता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग काल का है। उपन्यास काल क्रमिक नहीं है। सारा काल सिमट कर एक बिंदु या क्षण में समाहित हो जाता है। काल क्रम के स्थान पर उसका विपर्य है। यह काल विपर्य ही उसका कालक्रम है। कहीं स्मृतियाँ है तो कहीं स्वप्न बिंब, किसी में कहीं अनुक्रम नहीं है। विचार भी बिखरे बिखरे हैं, पर इन्हें एक काल केंद्र में नियोजित करके स्मृतियों, घटनाओं आदि को एकांकिक बना देता है। अगला जो आगे का उपन्यास है वह है नदी के द्वीप, जो 1951 में प्रकाशित होता है। प्रेमाख्यान नहीं, यानी नदी के द्वीप यह प्रेमाख्यान नहीं है, कामाख्यान है। आधुनिक बौद्धिक और अद्वितीय राग बोध की डोर में तीन ही व्यक्ति बंधे हैं, रेखा, भुवन और गौरा। यानी नदी के द्वीप उपन्यास के पात्र है रेखा, भुवन और गौरा, यह तीन पात्र है। और नदी के द्वीप यह प्रेमाख्यान उपन्यास नहीं है, कामाख्यान है। आधुनिक बौद्धिक और अद्वितीय राग बोध की डोर में तीन ही व्यक्ति बंधे हैं, रेखा, भुवन और गौरा। रेखा का पति हेमंत और उसे विलास वस्तु समझने वाला चंद्रमाधव हाशिए पर है। हेमंत उसे प्यार नहीं करता, यानी हेमंत प्यार नहीं करता, केवल एक वह कामनावास रूप में विलास की वस्तु समझता है। उसे पुरुष के रूप में देखा रेखा ने अनुभव ही नहीं किया, यानी रेखा ने अपने पति को पुरुष के रूप में देखा ही नहीं है। वह शैवाल ढके पोषक की तरह शांत और निश्चल है। भुवन उसके जीवन में तूफान की तरह आकर पोखर को आंदोलित कर देता है, उसी में अपनी रागात्मक उंडेल देता है। फलित हो उठती है और प्रतिफलित होकर मुक्त प्रतिफलन तन्मयता का संगतम क्षण है। यह क्षण ही नदी का द्वीप है, क्योंकि इतिहास निरपेक्ष रेखा के चरित्र की ऊंचाई वहाँ दिखाई देती है। जहाँ वह भुवन को मुक्त करती है, वह जानती है कि भुवन के मन में एक और मूर्ति बसी हुई है। भुवन एक अपराध बोध के तहत रेखा से विवाह का प्रस्ताव करता है, लेकिन रेखा उसे स्वीकार नहीं करती, औरों के पक्ष में अपने को हटा लेती है। इस तरह भुवन को मुक्त कर देती है। आगे की एक कविता है, दुख सबको मांझता है, यानी आगे की यह कविता भी है कि दुख सबको मांझता है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे दुख सबको मांझता है में आगे कहते हैं, और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिसको मांझता है उसे यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखे। उसके उसके मन में कहीं कोई ईर्ष्या नहीं है। ईर्ष्या का न होना प्रेम का उच्चतर सोपान है, यानी ईर्ष्या का न होना या द्वेष का न होना, यह प्रेम का उच्चतम सोपान क्या है, तो ईर्ष्या का न होना। उसका प्रेम लगभग एक तरफा है, इसलिए प्रेम प्रेम न होकर राग रह जाता है। प्रेम होता है कि यदि वह इतनी बौद्धिक और अपने प्रति आस्थावान है तो भ्रूण हत्या क्यों करती है। फिर भी उसका निसंग समर्पण उसके अनुरूप है, पर उसका यह समर्पण इतना निजी है कि उसके व्यक्तित्व को पूर्ण नहीं कहा जा सकता है। पूर्ण तो तब होता जब अपने से बाहर को भी जो नीच से बड़ा समर्पित होती। भुवन और गौरा के चरित्र पारंपरिक है, अद्वितीय केवल रेखा में है।
इस उपन्यास की भाषा और टकसाल ढले शब्दों की सराहना की गई है। बिंबों प्रतीकों की विलक्षणता और तत्सम तद्भव के टकराहट जन्य सौंदर्य का उल्लेख किया गया है, पर इस पीटी हुई प्रणाली से इसके कलात्मक सौंदर्य का उद्घाटन नहीं हो सकता। यह आधुनिकता से संबंध उपन्यास है, यथार्थवादी उपन्यासों के पैटर्न से एकदम अलग। यानी बच्चन सिंह आगे की किस उपन्यास को आधुनिकता से संबंध उपन्यास कहते हैं, तो नदी के द्वीप उपन्यास को। इसमें रेखा की फुलफिल्ड नहीं होती, कला भी फुलफिल्ड होती है। कला जीवन का निर्माण करती है। इसकी संरचना एक संगीतात्मक लय लय काव्यात्मक संवेदना और कला चेतना की नाट्य मानवता को एक सूत्रता में पिरोती है। इसकी अपील सौंदर्य बोध के प्रति है, न कि इतिहास बोध के प्रति। आगे का तीसरा उपन्यास है अपने अपने अजनबी। यानी आगे का पहला उपन्यास है शेखर एक जीवनी, जो 1941 में प्रकाशित होता है, और आगे का दूसरा उपन्यास है नदी के द्वीप, जो 1951 में प्रकाशित होता है, और आगे का तीसरा उपन्यास है अपने अपने अजनबी। वह भी एक प्रयोग उपन्यास है। इसमें अस्तित्ववाद मुहावरे को ग्रहण करते हुए भी उसे उलट दिया गया है। जो लोग इसे अस्तित्ववादी उपन्यास कहते हैं वे भ्रम में हैं। यानी जो लोग आगे के अपने अपने अजनबी उपन्यास को अस्तित्ववादी कहते हैं वह भ्रम में रहते हैं, तो उसका खंडन करता है। इसका परिवेश विदेशी है, एक को छोड़ सभी पात्र विदेशी है। यानी अपने 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 अजनबी उपन्यास में सिर्फ एक ही देशी पात्र है और बाकी सभी विदेशी पात्र हैं। इसकी समस्या वर्ण की स्वतंत्रता की है, अकेलेपन की है, मृत्युबोध और अजनबीपन की है। सेल्मा इसके विरुद्ध है। वह योके से कहती है, तुम जो अपने को स्वतंत्र मानती हो वही सब कठिनाइयों की जड़ है। न तो हम अकेले हैं, न हम स्वतंत्र हैं, और इसलिए चुनने या फैसला करने का अधिकार हमारा नहीं है। ऐसी सब स्वतंत्रताओं की कल्पना नीरा अहंकार है। यानी वह अपने अपने अजनबी उपन्यास में जो योके का कथन काफ़ी महत्वपूर्ण है, मैं फिर से पढ़ता हूँ। तुम जो अपने को स्वतंत्र मानती हो वही सब कठिनाइयों की जड़ है। न तो हम अकेले हैं, न हम स्वतंत्र हैं, और इसलिए चुनने या फैसला करने का अधिकार हमारा नहीं है। ऐसी सब स्वतंत्रताओं की कल्पना नीरा अहंकार है। उसे क्षण को परंपरा से जोड़ने में आस्था है। इस विश्वास और आस्था को उसने जिया है। वर्ण की स्वतंत्रता के नाम पर केवल आत्महत्या की जा सकती है, किंतु आत्महत्या का प्रसंग निहायत अगंभीर हो गया। इन तीनों उपन्यासों में शेखर एक जीवनी में जीवन की प्रखरता सबसे अधिक दिखाई देती है। अजरकतावादी होते हुए भी शेखर ऐसी बहुत सी मान्यताओं को ध्वस्त करता है जिसके ध्वस्त पर ही नए समाज का निर्माण हो सकता है। अभी यहाँ से दूसरे उपन्यासकार है, वह है यशपाल। यशपाल का जन्म 1903 में होता है और उनकी मृत्यु 1963 में होती है। जीवन में क्रांतिकारी विचारों में मार्क्सवादी और लेखन में प्रगतिवादी। यानी वो यशपाल जीवन में मार्क्सवादी थे और लेखन क्षेत्र में वह प्रगतिवादी थे। सन 1938 में जेल से मुक्त होने पर मार्क्सवादी विचारधारा के कट्टर समर्थक हो गए। यानी यशपाल जो है 1938 में जेल गए थे, और 1938 में वो जेल से जब छूटे तब उन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा को अपनाया था। सन 1938 में इस विचारधारा के प्रचारार्थ विप्लव नामक पत्र भी निकाला। यानी यशपाल ने विप्लव नामक पत्र निकाला था। मूलतः प्रेमचंद परंपरा के ही उपन्यासकार है। यानी यशपाल प्रेमचंद परंपरा के उपन्यासकार है। प्रेमचंद की परंपरा का ही उनमें गुणात्मक परिवर्तन है। उनका पहला उपन्यास दादा कामरेड 1941, यानी यशपाल का पहला उपन्यास दादा कामरेड है, जो 1941 में प्रकाशित होता है। लेखक ने अपने ही रूपांतरण का आख्यान दादा अलग अलग है और कामरेड अलग है।
दादा क्रांतिकारी है और कामरेड मार्क्सवादी, यानी दादा कामरेड में दादा जो है वह क्रांतिकारी है और कामरेड जो है वह मार्क्सवादी है। कामरेड मजदूरों के संगठन और पूंजीवाद के विरुद्ध पर बल देता है, यानी कामरेड जो है वह मजदूरों का संगठन और पूंजीवादी विरोध के उसका विरोध करता है मजदूरों के संगठनों का। मजदूर वर्ग की एक रेखीय विजय यात्रा के भद्दे सिद्धांत के कारण उपन्यास सपाट हो जाता है। नारी पात्रों को अपना व्यक्तित्व नहीं मिल पाया है, वह प्रेरणा ही नहीं होती और कुछ होती है। उनका दूसरा देशद्रोही 1941, आगे दूसरा उनका उपन्यास है देशद्रोही, जो 1941 में प्रकाशित होता है। कम्युनिस्ट पार्टी की उस गलत नीति के समर्थन में लिखा गया था, जिसके तहत पार्टी ने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के विरुद्ध विश्व युद्ध में रूस के शामिल हो जाने के कारण अंग्रेजों की मदद की थी। पार्टी कामरेड 1947 अपेक्षाकृत साफ सुथरा उपन्यास है, पर मताग्रह और यौनाशक्ति का प्राधान्य इस उपन्यास में है। और जो दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास है वह है झूठा सच, जो भी देश विभाजन के आधार पर है और उसका दो भागों में है। पहला भाग 1958 में प्रकाशित हुआ है और दूसरा भाग 1960 में। आपके जानकारी के लिए बता दूं, इसके पहले मैंने लगभग 76 भागों में झूठा सच उपन्यास लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति इसी चैनल पर पढ़ाया है। और वह झूठा सच उपन्यास इतना अच्छा खासा है कि उसमें बहुत लाइन टू लाइन कहा जाए तो कुछ छोड़ा ही नहीं, एक शब्द न शब्द, एक वर्ण न वर्ण मैंने पढ़ाया है झूठा सच उपन्यास का। इसी चैनल पर वह प्लेलिस्ट उपलब्ध है झूठा सच उपन्यास भाग 1 की। झूठा सच उपन्यास पहला भाग 1958 में प्रकाशित होता है और दूसरा भाग 1960 में प्रकाशित सिद्ध हो गया। यशपाल जीवन के विशाल फलक पर अनौपन्यासिक रंग रेखा को विविध आयामों में उतार सकते हैं। भारत विभाजन के समय धर्म उन्माद का जो प्रलय तांडव हुआ, उसकी मिसाल दुनिया के इतिहास में नहीं है। लूटपाट, हत्या, मारकाट, अजनबी, बलात्कार का एक अटूट सिलसिला चलता रहा। वतन और देश अलग अलग हो गए। इससे देश की समाज और अर्थव्यवस्था को क्षतिग्रस्त हुई ही सांस्कृतिक व्यवस्था भी परिवर्तित हुई है। इसका प्रभाव देश के भावी निर्माण पर भी पड़ा। यशपाल ने इस उपन्यास में खंडित देश के गहरे घावों का पूरे विस्तार से चित्रण किया है। यह दूसरी बात है कि इसमें विस्तार है तो लेकिन गहराई नहीं है, यानी विस्तार है लेकिन गहरी नहीं है। इसका पहला भाग वतन और देश, यानी झूठा सच उपन्यास का पहला भाग वतन और देश नाम से प्रकाशित है। जो देश है वह वतन नहीं है। इस प्रकार के विभाजन की जिम्मेदारी किस पर है? साम्राज्यवादी अंग्रेजों पर, स्वार्थंध देशभक्तों पर, धर्मांध पीड़कास्तों पर, बिछड़ेपन और अज्ञान पर, आर्थिक विषमता पर। विभाजन के लिए जिम्मेदार इन सभी कारणों का समावेश इसमें हुआ है, किंतु इसमें पारस्परिक संतुलन का अभाव है। किंतु सभी की किसी की भी समस्या के मूल में आंख मूंदकर अर्थ की निर्णायक भूमिका मान लेने के कारण लेखक ने आर्थिक विषमता पर अधिक बल दिया है। विभाजन का दोष कांग्रेस पर है, किंतु इस संदर्भ में मुस्लिम लीग और जिन्ना की भूमिका पर्दाफाश नहीं किया गया है, बल्कि लीग की तरह ही लेखक मुस्लिम लीग को मुसलमानों की पार्टी तथा कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कहता है। यानी यहाँ हम उपन्यास के दूसरे भाग में विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों की संभावनाओं को केंद्र में रखकर नए आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संकटों को उठाया है। यानी उपन्यास के दूसरे भाग में जो पाकिस्तान से जो शरणार्थी आए थे भारत में, उनकी समस्या में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, जो सांस्कृतिक संकटों का चित्रण किया है। शरणार्थियों ने अपने श्रम और पौरुष के बल पर अपनी आर्थिक समस्याएं हल कर ली है, किंतु उनका दबाव यहाँ व्यवसायियों पर पड़ा। शरणार्थियों को बसाने के लिए कुछ पैसे लेकर जिन किसानों ने अपनी ज़मीन छोड़ी थी, उनका भटकाव बढ़ गया। कांग्रेसी नेता और मंत्रीगण आत्मनिष्ठ और भ्रष्ट हो गए। पंजाबियों की संस्कृति का गहरा प्रभाव उत्तर भारत की संस्कृति पर पड़ा। स्त्रियों में अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति आई। इसके साथ ही स्वैराचार और संकीर्णता भी आई। नई परिस्थितियों में कुछ
नई परिस्थितियों में कुछ पात्र टूटते हैं और कुछ जूझते रहते हैं। इसके साथ विभिन्न वर्गों की भूमिकाओं पर भी यशपाल की दृष्टि गई है। पर दूसरा भाग पहले भाग की तरह घटा हुआ और यथार्थपरक नहीं बन पड़ा है। उसके पास यथार्थ को पकड़ने का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, पर विधायक कल्पना का अभाव है। तथ्यों का बेमेल जमड़ाव दृष्टिकोण है, पर विधायक कल्पना का अभाव है। यानी जहाँ पर परीक्षा में पूछे जाने योग्य है वहीं पर मैं विश्लेषण करूँगा। मैं बहुत बार बता चुका हूँ और फिर से बता रहा हूँ। मेरी तेरी उसकी बात, उबाऊ और अप्सरा का शाप तथा क्यों फंसे सामान्य उपन्यास है। दिव्या और अमिता उनके ऐतिहासिक उपन्यास है। यानी यशपाल के दिव्या और अमिता यह उपन्यास ऐतिहासिक है। दिव्या में स्त्री तत्व को गौरव दिया गया है और स्पर्ण ही है, जिसमें चारवाक मार्शिव प्रणय याचना करता हुआ कहता है, मैं देवी को राजप्रसाद में महादेवी का आसन नहीं दिला सकता और न निर्वाण के मिथ्या सुख का आसन ही दे सकता हूँ। वह नश्वर जीवन में संतोष की अनुभूति दे सकता है तथा संतति की परंपरा में मानव की अमरता दे सकता है। यहाँ पर वैज्ञानिक भौतिकवादी दृष्टिकोण दिव्या को वास्तविक सार्थकता देने में बहुत सही ढंग से प्रयुक्त हुआ है। अभी यहाँ पर दूसरे जो उपन्यासकार है वह है राहुल सांस्कृत्यायन। राहुल सांस्कृत्यायन का जन्म 1893 में होता है और उनकी मृत्यु 1963 में होती है। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न लेखक थे सांस्कृत्यायन। वे धर्म में, बौद्ध धर्म में मार्क्सवादी, मेरे ख्याल से यहीं पर हम रुकते हैं। तो ऐसे लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।